नमस्कार, मेरा नाम है नील। दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मनुष्य ने वेपन्स यानी हथियारों की जब खोज की होगी, तब उसे इस बात का इल्म भी नहीं रहा होगा कि लोगों की हिफाजत के लिए बनाए गए ये हथियार एक दिन उन्हीं के लिए जानलेवा साबित होंगे। दुनिया भर में जिस तादाद में गोलाबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसकी उम्मीद तो कतई नहीं की होगी। मौजूदा वक्त में गन कल्चर जिस तरह से विस्तार पा रहा है, इससे वैश्विक स्तर पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के टेक्सास में महज 18 साल के एक युवा ने एक स्कूल में गोलाबारी कर सनसनी फैला दी। इस घटना में तकरीबन 19 विद्यार्थियों और 2 अध्यापकों की जान गई। कुछ इसी तरह की वारदात न्यूयॉर्क के बफेलो स्थित एक सुपरमार्केट में भी देखने को मिली। इसमें भी आरोपी युवक 18 साल का ही था। उसने सुपरमार्केट में ताबड़तोड़ फायरिंग कर लगभग 10 लोगों की जान ले ली। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में बढ़ रही इस तरह की घटनाओं के पीछे सबसे अहम वजह हथियार रखने को संवैधानिक अधिकार बना देना है। हथियार रखने के इस अधिकार ने लोगों को इसके दुरुपयोग की भरपूर आजादी दे दी है। हालांकि इस तरह की स्थिति दुनिया के चुनिंदा देशों में ही देखने को मिलती है। भारत जैसे कई देशों में बिना लाइसेंस के हथियार रखना गैर कानूनी है। बावजूद इसके इन देशों में भी कई दफा हथियारों के दुरुपयोग के मामले दिखाई पड़ते हैं। बीते दिनों ही एक पंजाबी सिंगर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया भर में, खासकर कि अमेरिका में गहरा रहे इस गन टेरर की क्या वजह हैं। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, समझेंगे कि इस गन कल्चर ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। जानेंगे कि अमेरिका में गन रखने के कानून की जरूरत क्यों पड़ी। पहले ये जान लेते हैं कि दुनिया के अन्य देशों में हथियारों से जुड़े क्या कुछ नियम कानून हैं। सबसे पहले ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। यहाँ लाइसेंस के आधार पर फायर आर्म्स रखने की मंजूरी है। इसके लिए व्यक्ति की उम्र न्यूनतम 18 साल निर्धारित की गई है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर इन हथियारों के उपयोग, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या फिर नशे की हालत में इनके उपयोग की मनाही है। जापान में बिना किसी ठोस कारण और दस्तावेजों के हथियार रखना वर्जित है। ऑस्ट्रेलिया में कानून सैन्य, पुलिसकर्मियों और कलेक्टर्स को छोड़ किसी भी अन्य व्यक्ति को हथियारों और शॉटगन की बिक्री, निर्माण और उपयोग की अनुमति नहीं देता है। वहीं दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे हथियारों की खरीद बिक्री की अनुमति देता है। उत्तरी अमेरिकी देश और अमेरिका के पड़ोसी कनाडा में हाल ही में हैंडगन यानी बंदूक की खरीद, बिक्री और उसके आयात पर रोक लगाने के लिए विधेयक पेश किया गया है। इसके लिए फायर आर्म्स एक्ट में संशोधन किया गया। रही बात भारत की, तो यहाँ के लोगों को बंदूक लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 21 साल का होना जरूरी है। साथ ही लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू करने से पहले कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। मसलन आवेदन शुरू करने से 5 साल पहले व्यक्ति का किसी अपराध में दोषी ना पाया जाना, विकृत मानसिकता का ना होना और ना ही सार्वजनिक सुरक्षा और शांति के लिए उसका खतरनाक होना। 2019 में संशोधित आर्म्स एक्ट में एक व्यक्ति द्वारा खरीदे जाने वाले फायर आर्म्स की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी गई है। साथ ही लाइसेंस की वैधता को मौजूदा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। भारत में ऐसे किसी भी संस्था को ऐसे किसी भी बंदूक को बेचने की अनुमति नहीं दी गई है जिस पर निर्माता का नाम, निर्माता का नंबर या फिर कोई स्टैम्प्ड आइडेंटिफिकेशन मार्क ना हो। ये तो हमने दुनिया भर में हथियारों से जुड़े कानून का जायजा ले लिया। अब इस पर आते हैं कि आजकल अमेरिका में इन कानूनों पर क्या बहस चल रही है। जिस तरह से भारतीय संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी, प्रेस और आजादी का अधिकार दिया, ठीक उसी तरह अमेरिकी संविधान ने वहां के नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार दिया है। गन कंट्रोल एक्ट 1968 के मुताबिक शॉटगन अथवा राइफल खरीदने के लिए न्यूनतम 18 साल का होना जरूरी है। वहीं हैंडगन जैसे फायर आर्म खरीदने के लिए 21 साल का होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अमेरिकी संविधान में इस तरह के अधिकार को जगह दी गई। बात दरअसल तब की है जब भारत की ही तरह अमेरिका में भी ब्रिटिश हुकूमत थी। तब अमेरिका में ना कोई पुलिस थी, ना ही कोई सुरक्षा बल जो लोगों की हिफाजत कर सके। तब एक ग्रुप अस्तित्व में आया जिसका नाम था मिलिशिया। ये वही ग्रुप है जिसने अमेरिका में 1775 से 1783 के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। ये आम लोगों का एक समूह था जिसने अपने लोगों की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे। ये लोग हथियार के रूप में लंबी नाल वाली मस्कट का उपयोग करते थे। ये उस दौर के चलन में रही एक तरह की बंदूक थी जो तकरीबन 100 मीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम थी।
ये वो दौर था जब अमेरिकी संस्कृति ने अपनी पहचान बनानी शुरू ही की थी। अमेरिकी लोग मिलिशियाओं से काफी प्रभावित होने लगे। उनका मानना था कि अगर किसी विदेशी ताकत के आक्रमण से खुद की रक्षा करनी है तो हथियार उठाने ही होंगे। इसके बाद 1788 का दौर आया जब अमेरिका ने अपने संविधान को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। इसके बाद 15 दिसंबर 1791 को नवगठित अमेरिका ने संविधान के दूसरे संशोधन को मंजूरी दी। ये एक तरह से बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का विधेयक था। सेकेंड अमेंडमेंट ने लोगों को खुद की रक्षा करने के मकसद से हथियार खरीदने और रखने को संवैधानिक अधिकार बना दिया। इस संशोधन का अहम मकसद अमेरिकी प्रांतों में मिलिशिया को मजबूती प्रदान करना था। लेकिन बदलते वक्त के साथ हथियारों का दुरुपयोग लोगों की प्राथमिकता बन गई। खुद की सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाने लगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में गन टेरर देखने को मिला है। बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति रहते भी ऐसी वारदातें सामने आई हैं। 1968 से 2017 के दौरान बंदूकी हमले से लगभग 15 लाख अमरीकियों की जानें जा चुकी हैं। ये संख्या अमेरिका की आजादी की लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों से भी ज्यादा है। अमेरिका स्थित सीडीसी यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो 2020 में ही लगभग 45,000 से ज्यादा लोग बंदूक से की जाने वाली हत्याओं अथवा आत्महत्याओं के शिकार हुए हैं। इनमें आत्महत्या से होने वाली मौतों का आंकड़ा ज्यादा है। ये तकरीबन 54% के बराबर है। इन तमाम आत्महत्याओं के पीछे इसी गन कल्चर को वजह बताया गया है। इन आंकड़ों पर गौर करने के बाद एक सवाल जो हमारे जेहन में आता है वो ये कि आखिर इतनी मौतों के बावजूद भी अमेरिकी सरकार इस कानून को खत्म क्यों नहीं कर देती है। असल में इस बात का जवाब बंदूकों की खरीद फरोख्त से होने वाले राजनीतिक नफा नुकसान में छिपा है। जब जब अमेरिका में हथियारों को रखने के कानूनी अधिकार पर रोक लगाने की बहस तेज हुई, तब तब अमेरिकी समाज इस मुद्दे को लेकर 3 खेमों में बटा हुआ दिखाई दिया। पहला खेमा जहां हथियार रखने के इस अधिकार पर रोक लगाने का हिमायती है, तो दूसरा खेमा इस कानून को जस का तस बनाए रखने की बात करता है। एक तीसरा खेमा भी है जो चाहता है कि इस कानून में और नरमी लाई जाए। ऐसे में एक सवाल और उठता है कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो इस कानून की सख्ती का विरोध करते हैं। दरअसल अमेरिका की एक संस्था है एनआरए यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन। एनआरए अमेरिका में एक गन लॉबी की तरह काम करती है। इस संस्था का बिजनेस ही बंदूकों की खरीद फरोख्त पर चलता है। एनआरए की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये लॉबी बड़े पैमाने पर अमेरिकी राजनीति को प्रभावित करती है। ये संस्था हर साल गन लॉबिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। ये गन लॉबी कभी नहीं चाहती कि बंदूकों की खरीद बिक्री से जो मुनाफा हो रहा है वो बंद हो जाए। बंदूकों की खरीद बिक्री से एनआरए को इतना फायदा होता है कि अमेरिकी सांसदों पर इस संस्था का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में अमेरिकी चुनावों में भी ये संस्था खूब खर्च करती है। कई चुनावों में एनआरए ने बंदूकों पर रोक लगाने वाले गुटों की तुलना में बंदूकों का समर्थन करने वाले गुटों पर अधिक पैसा खर्च किया है। लिहाजा ऐसे कई राजनेता हैं जो इस संस्था का समर्थन करते हैं। इसे हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर इसके मेंबर रह चुके हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप आदि जैसे कई राष्ट्रपतियों का भी समर्थन एनआरए को मिला है। हालांकि बराक ओबामा ने गन कल्चर पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। अभी हाल ही में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गन लॉबी को महामारी की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि गन लॉबी देश में इतनी ताकतवर हो गई है कि कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। ऐसे में उन्होंने गन कल्चर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अमेरिका वासियों को एकजुट होने की अपील की है। ये इसलिए भी जरूरी है कि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, करियर में अच्छा मुकाम हासिल करने का जुनून होना चाहिए, उस उम्र में अमेरिकी बच्चे गन कल्चर की गिरफ्त में आ गए हैं। देखने वाली बात होगी कि अमेरिकी गणतंत्र को गणतंत्र में बदलने वाली बंदूक संस्कृति पर कब तक लगाम लग पाती है और अमेरिका के इस गन टेरर की सुबह हो भी पाती है या नहीं। अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल को। गन कल्चर से आप क्या समझते हैं? व्यापक हिंसा झेलने के बाद भी अमेरिका हथियार रखने संबंधी कानूनों में बदलाव क्यों नहीं कर रहा है? विवेचना कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस बुलेटिन में इतना ही। दुनिया की ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनको आप इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं? अगर आपके पास ऐसे विचार हैं, हमारे साथ साझा करें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए नमस्कार।